हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था सेट्स और आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछ रहा है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। हमें यहाँ 4 सेट्स दिए गए हैं और हमसे पूछ रहा है बताना है कि कौन किसका सबसेट्स है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सेट की बात करें तो हमें यहाँ दिया गया है x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x सेटिस्फाई अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 12x स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 12x स्क्वायर। अब मिडिल टर्म को इस तरह से हमें तोड़ना है जैसे कि -6x एंड -2x प्लस 12 कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12x स्क्वायर है। तो -6x और -2x का मल्टीप्लिकेशन आता है 12x स्क्वायर। तो आगे देखते हैं, x कॉमन लूंगा x माइनस 6 -2 कॉमन लूंगा x माइनस 6। तो इस तरह से मेरे पास दो फैक्टर बने x माइनस 6 और x माइनस 2। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी इस वजह से। तो x की क्या क्या वैल्यूज आई, एक आई 6 एक आई 2। तो इस सेट के अंदर यानी सेट ए के अंदर मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक है 2 और एक है 6। ठीक है, उसी तरह से बी के अंदर मेरे पास तीन एलिमेंट्स हैं 2 4 6। सी के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यानी इवन नेचुरल नंबर्स है मेरे पास 2 4 8 एंड सो ऑन। और डी सेट में मेरे पास केवल एक एलिमेंट है, वो है 6। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर दो एलिमेंट है 2 एंड 6, ये दोनों बी के अंदर है। तो मैं बोल सकता हूं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। फिर आगे देखते हैं, क्या ए इसका सबसेट है? हाँ बिल्कुल है, 2 एंड 6 दोनों एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर 6 है। तो ए इज सबसेट ऑफ सी। एंड लास्ट देखते हैं डी, नहीं इसके अंदर एक एलिमेंट कॉमन है लेकिन 2 एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ रहा। तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी। बी देखते हैं, B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट है 4 जो इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है। लेकिन B सबसेट होगा C का क्योंकि सभी एलिमेंट्स इसके अंदर है। तो B सबसेट होगा C का। B नॉट अ सबसेट ऑफ A एंड B इज नॉट अ सबसेट ऑफ D एज वेल। तो हमें एक्चुअली सबसेट से बताने हैं तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद देखते हैं C किसी का भी सबसेट्स नहीं है। हम इसे यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स ए बी और डी के अंदर है वो सभी सी के अंदर है। ठीक है, अब डी देखते हैं, डी सी का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है और ए का भी सबसेट है। डी सबसेट है ए का, डी सबसेट है बी का और डी सबसेट है सी का, क्योंकि जो एलिमेंट 6 है वो तीनों सेट्स के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है डिटरमाइन वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ x बिलोंग्स टू a, उसके बाद बोल रहा है सेट a बिलोंग्स टू b। तो सेट A बिलोंग्स टू B का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो सेट A है वो एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है सेट B के लिए। और फिर हमसे पूछ रहा है देन X बिलोंग टू B। आइए देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट का।
तो मान लीजिए कि मेरे पास एलिमेंट है x के अंदर, मान लीजिए दो एलिमेंट्स है 1 एंड 2, ठीक है। तो मेरे पास एक सेट है A जिसके अंदर ये दोनों एलिमेंट्स हैं, यानी 1 एंड 2। उसके बाद ये बोल रहा है कि सेट A बिलोंग्स टू B, यानी B के लिए जो सेट A है वो एक एलिमेंट की तरह है। इसमें और भी नंबर्स हो सकते हैं B के अंदर, लाइक 3 एंड 4। तो फिर हमसे कह रहा है कि जो एलिमेंट x है वो भी B को बिलोंग करता है। तो क्या एलिमेंट x B को बिलोंग करता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर 1 और 2 जैसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। हाँ, यहाँ एक सेट है 1 और 2 का, लेकिन ये एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट तो हुई फॉल्स। सेकंड देखते हैं, इफ A is a subset of B and B belongs to C, then set A belongs to C। इसे भी देख लेते हैं। तो सेट A बिलोंग्स टू, मैं मान लेता हूं सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, और ये सबसेट है B का। तो B के अंदर मैं 4 एलिमेंट मान लेता हूं, इसमें 1 2 और 3 तो आएंगे ही, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लेता हूं। फिर ये बोल रहा है B बिलोंग्स टू C, तो C एक सेट है, यहां पर बिलोंग्स टू का साइन लगा है, यानी B एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है C के लिए। तो यानी इसके अंदर एक एलिमेंट तो है ये, इसके अलावा और एलिमेंट हो सकते हैं जैसे कि 5 एंड 6। और फिर ये पूछ रहा है देन A बिलोंग्स टू C। तो देखते हैं क्या ये सेट A एज अ एलिमेंट C के अंदर है? नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये भी हुई स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में हमसे कह रहा है A इज अ सबसेट ऑफ B and B is a subset of C, then A is a subset of C। इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से देखते हैं कि A is a subset of B। अगर ये A है और ये B है, तो A is a subset of B and B is a subset of C। ये लीजिए B is a subset of C, यानी B के सभी एलिमेंट्स C के अंदर आ रहे हैं। Then A is a subset of C, तो क्या A C का सबसेट है? हाँ बिल्कुल है, पता चल रहा है A के सभी एलिमेंट्स C के अंदर है। तो ये स्टेटमेंट तो हुई ट्रू। इसके अलावा अगर नंबर लेकर देखना चाहे, यानी A के अंदर मैं ले लेता हूं 2 एलिमेंट्स 1 एंड 2, B के अंदर मैं ले लेता हूं 3 एलिमेंट्स 1 2 3, क्योंकि A B का सबसेट है तो ये दोनों एलिमेंट्स तो होंगे। इसके अलावा C जिसके अंदर सभी सेट्स आ रहे हैं, इसके अंदर हो जाएंगे 3 एंड ये सभी नंबर। तो यहाँ इसको भी देखकर बता सकते हैं कि अगर B C का सबसेट है और A B का सबसेट है तो A जरूर ही C का सबसेट होगा, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स यहाँ पर है। तो इसे देखकर भी बता सकते हैं कि यस A इज सबसेट ऑफ C। तो थर्ड स्टेटमेंट हुई ट्रू। और देखते हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है इफ A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B and B is not a subset of C, then A is also not a subset of C। तो मैं वेन डायग्राम में इनकी पॉसिबिलिटी बना लेता हूं। देखते हैं A is not a subset of B, ये लीजिए ये हो गया A is not a subset of B। इसके अलावा
ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। दो पॉसिबिलिटीज बनी। इसके बाद ये बोल रहा है कि बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, यानी इस पॉसिबिलिटी के अंदर बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, ये पॉसिबिलिटीज बन सकती है। और देख लेते हैं। इसके अलावा ये बन सकती है कि सी बिल्कुल ही डिसजॉइंट हो बी से। ठीक है, उसी तरह से इसके अंदर भी देख लेते हैं। ये बन सकती है। इसके अलावा देख लेते हैं, हो सकता है तीनों डिसजॉइंट हो। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी बन सकती है, हमें वो पॉसिबिलिटी ढूंढनी है जो इस स्टेटमेंट को, यानी ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी को कॉन्ट्राडिक्ट करती हो। यानी अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, आइए देखते हैं क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। इसके अंदर अगर मैं ए को घुमाकर सी के अंदर ले जाऊं, यानी बी तो है ही, ये रहा, सी ये रहा, और ए जो बी के अंदर भी है और सी के अंदर भी है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, ए को घुमाया और मैं यहाँ ले गया। ठीक है, तो इस केस में ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, जैसे इस केस में देख लेते हैं। अगर मैं ए को सी के अंदर ले जाऊं, यानी मैं कुछ इसे इस तरह से बना दूं कि यहाँ तो बी है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पे सी है और इसके अंदर ए है, तो ये केस भी बन सकता है। ठीक है ना, ये सभी स्टेटमेंट्स को लेते हुए किया। ठीक है ना, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, यस, नॉट अ सबसेट ऑफ बी। B is not a subset of C. Yes, B is not a subset of C. Then A is not a subset of C. No, A is a subset of C here, and A is subset of C here. ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हुई फॉल्स, ये भी हुआ फॉल्स। देखो ये वाली जो सिचुएशन है, मैं यहाँ पर नंबर लेकर आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर दो एलिमेंट है 1 एंड 2। एक बी सेट ले लेता हूँ जिसके अंदर दो एलिमेंट है जो डिसजॉइंट सेट है। ठीक है ना, ए और बी बिल्कुल अलग है, यहाँ पर 3 एंड 4 ले लेता हूँ। ठीक है, और एक सी ले लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास 4 एलिमेंट है 1 2 5 एंड 6। ठीक है, तो A is not a subset of B. Yes, not a subset of B. B is not a subset of C. B is not a subset of C. ठीक है, A is not a subset of C. No, A is a subset of C. तो ये वाला केस बना ये। ठीक है, तो यहां से पता चल रहा है कि फोर्थ जो क्वेश्चन है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है इफ x belongs to A and A is not a subset of B, then x belongs to B or not। तो आइए देखते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे है। कि मेरे पास यहाँ पर कोई एलिमेंट है x जो A से बिलोंग करता है। मान लीजिए मेरे पास x के अंदर मैं ले लेता हूँ दो एलिमेंट्स 1 एंड 2, सॉरी सेट नहीं है, एलिमेंट्स है ये x के दो। ठीक है, और ये बिलोंग करते हैं सेट A से। तो मेरे पास एक सेट A है जिसके अंदर ये एलिमेंट मौजूद है। ठीक है ना, x मौजूद है। इसके अलावा बोल रहा है A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। B ले लेता हूँ, तो A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। यस, इसके अंदर नंबर 2 नहीं है B के अंदर। ठीक है,
तो ये बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू b। तो क्या x b को बिलोंग कर रहा है? नहीं, 1 नंबर तो है लेकिन 2 नंबर गायब है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी हुई फॉल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, देन शो दैट बी इक्वल्स टू सी। तो मैंने आपको सबसेट की थ्योरी में बताया था शुरू में, अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो ये तभी हो सकता है जब ये एक दूसरे के सबसेट्स हों। यानी यहां पर अगर b इक्वल्स टू सी है और अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि b सबसेट है c का और c सबसेट है b का, तो मैं कह सकता हूं कि b जो है वो c के बराबर होगा। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था। तो अब शुरू करते हैं प्रूव करना। तो सबसे पहले मुझे प्रूव करना है कि b सबसेट है c का, और बाद में मैं प्रूव करूंगा c सबसेट है b का। तो यहाँ पर इस केस के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले सबसेट किसको शो करना है? b को। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा लेट x बिलोंग्स टू b। ठीक है, उसके बाद ऊपर की स्टेटमेंट्स देखेंगे। अगर x b से बिलोंग करता है तो x बिलोंग करेगा a यूनियन b से भी। ठीक है, अगर x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b से, तो ऊपर देखते हैं a यूनियन b बराबर है a यूनियन c के, तो x बिलोंग करेगा a यूनियन c से भी। ठीक है, और अगर x बिलोंग कर रहा है a यूनियन c से, तो इसका मतलब क्या है? या तो x बिलोंग करेगा a से और या फिर x बिलोंग करेगा c से। ठीक है, तो अब यहां देखते हैं x बिलोंग कर रहा है b से और यहां पर x बिलोंग कर रहा है a से, यानी जो x एलिमेंट्स है वो a और b के कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो इस केस में मैं यहां लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। लिख सकता हूं क्योंकि x b से बिलोंग कर रहे हैं और x a से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो एक कॉमन एलिमेंट है x, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब वहां देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है a इंटरसेक्शन b, ये बराबर है a इंटरसेक्शन c के। तो इसको देखकर मैं लिख सकता हूं कि x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन c से भी। ठीक है, और अगर x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन c से, तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग करेगा c से भी। ठीक है ना, और यही चीज यहां पर आई थी, x बिलोंग कर रहा था c से, तो x बिलोंग करता है b से और x बिलोंग कर रहा है c से। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेट b है वो सबसेट है किसका? c का। इस केस में भी जो सेट b है वो सबसेट है c का। तो सबसेट की डेफिनेशन में आपको मैंने बताया था कि if x belongs to some set and same elements belong to second set, then first set is a subset of second set. उसी तरह से b is a subset of c and b is a subset of c. अब हमें प्रूव करना है c is a subset of b। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा? let x belongs to c। ठीक है ना, क्योंकि सबसेट यहां c है, तो x बिलोंग टू c, तो इसका मतलब क्या है? x बिलोंग करेगा a यूनियन c से, और अगर a यूनियन c से बिलोंग कर रहा है तो a यूनियन c क्योंकि बराबर है a यूनियन b के, तो ये a यूनियन b को भी के अंदर भी होंगे एलिमेंट्स। तो यहां पर दो केस बन जाएंगे, तो x या तो a के अंदर होगा या x एलिमेंट b के अंदर होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर x अगर a के अंदर है और x अगर c के अंदर भी है, तो जो x है
वो कॉमन एलिमेंट है ए और सी के अंदर, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन सी के अंदर होंगे ये एलिमेंट्स। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी से भी। और अगर x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b से, तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग करेगा b से भी, ठीक है ना, क्योंकि एक कॉमन एलिमेंट है और b के अंदर। तो अब यहाँ पर दोनों सेम स्टेटमेंट्स हो गई, x बिलोंग टू b एंड x बिलोंग टू b। तो हमने शुरू किया था कि x एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं c से, और फाइनल हम पहुंचे x बिलोंग कर रहे हैं b से। तो अब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि c इज अ सबसेट ऑफ b, यहाँ पर भी C इज अ सबसेट ऑफ B। तो क्योंकि मैंने ये प्रूव कर दिया है कि B सबसेट है C का और C सबसेट है B का, तो इस तरह से अब मैं बोल सकता हूं कि B बराबर होगा C के, यानी ये दोनों इक्वल सेट होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है शो दैट फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, यानी हमें यहाँ चार कंडीशंस दी गए हैं और हमें प्रूव करना है कि ये सभी इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बाकी की तीन कंडीशंस को पहली कंडीशंस के साथ इक्विवेलेंट प्रूव कर दूं, तो ये सभी कंडीशंस इक्विवेलेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूं सेकंड से। तो सेकंड में हमसे बोल रहा है कि a माइनस बी जो है वो बराबर है नल सेट के। तो a माइनस बी नल सेट कब हो सकता है? a माइनस बी नल सेट तभी हो सकता है जब इन दोनों एलिमेंट्स के अंदर सेम एलिमेंट्स हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर है b के, ठीक है। और दो सेट कब बराबर होते हैं? जब वो सेट एक दूसरे के सबसेट्स होते हैं, यानी a सबसेट होगा b का और b सबसेट होगा a का। तो यहां पर मुझे एक कंडीशन मिल गई कि a सबसेट है b का, ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन के साथ मैच कर रही है। इसी तरह से सेकंड देख लेता हूं, यानी थर्ड देख लेता हूं। थर्ड में हमसे बोल रहा है कि a यूनियन b इक्वल है b के, ठीक है। तो मुझे प्रूव करना है कि a सबसेट है b का। तो मैं शुरू करता हूं कि कुछ एलिमेंट्स हैं x which belongs to a, ठीक है। if x belongs to a then x is also belong to a union b, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a यूनियन b जो है वो किसके बराबर है? b के। तो मैं ये बोल सकता हूं कि x जो है बिलोंग करेगा b को भी। तो हमने शुरू किया था किससे? x बिलोंग्स टू a और फाइनल हम पहुंचे x बिलोंग्स टू b पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि a सबसेट है b का, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल था, ये थर्ड था। फोर्थ देख लेते हैं। a इंटरसेक्शन b इक्वल्स a भी बना है हमें। तो पिछले वाले की तरह मैं मान लेता हूं x बिलोंग्स टू a, ठीक है। इफ एलिमेंट x बिलोंग्स टू a देन x मस्ट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, जैसा कि हमें दिया गया कंडीशन में, ठीक है। तो अगर x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b को, इसका मतलब ये है कि जो x एलिमेंट है वो a और b दोनों के अंदर कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग करेगा b को भी। तो हमने शुरू किया था x बिलोंग्स टू a से और खत्म कर रहे हैं x बिलोंग्स टू b से। इसका मतलब ये हुआ कि a इज अ सबसेट ऑफ b। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है शो दैट इफ a इज अ सबसेट ऑफ b देन c माइनस b इज अ सबसेट ऑफ c माइनस a। तो हमें प्रूव करना है
कि C माइनस बी सबसेट है C माइनस ए का। तो क्योंकि सबसेट मुझे इसे प्रूव करना है तो मैं शुरू करूंगा किससे, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो मैं लिख सकता हूं कि लेट x बिलोंग्स टू C माइनस बी, इसे सबसेट प्रूव करना है इसलिए, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू C माइनस बी का मतलब क्या है कि x बिलोंग करेगा C से, लेकिन x बिलोंग नहीं करेगा किससे, B से। इसका मतलब यही है ना, कि B का कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन C के एलिमेंट्स हैं। तो x बिलोंग कर रहा है C से और x बिलोंग नहीं करेगा B से। तो x अगर B से बिलोंग नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो A से भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में दिया गया है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, यानी अगर x एलिमेंट्स B के अंदर ही नहीं है तो वो A के अंदर कैसे होंगे, हो ही नहीं सकते। तो मैं लिख सकता हूं कि x इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू A, इस स्टेटमेंट को देखते हुए, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है कि x बिलोंग्स टू C बट x इज नॉट बिलोंग्स टू A। तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग कर रहा है किसको, C माइनस A को, ठीक है ना। C को बिलोंग कर रहा है लेकिन A को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमने शुरू किया था किससे, x बिलोंग्स टू C माइनस B से, और खत्म कर रहे हैं x बिलोंग्स टू C माइनस A से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो C माइनस B है इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, assume that power set of A equals power set of B, show that set A is equals to B। तो हमें प्रूव करना है कि सेट A और सेट B दोनों इक्वल सेट है। और इक्वल सेट प्रूव करने का मतलब क्या है कि हमें ये प्रूव करना है कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। तो आइए देखते हैं। ये प्रूव करने के लिए मैं एलिमेंट लेता हूं कुछ, जैसे कि स्मॉल x which belongs to set A and also the small x belong to a set capital X where this capital X is a subset of A, ठीक है। तो कैपिटल X is a subset of A। तो अगर कैपिटल X सबसेट है A का तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल X एज अ एलिमेंट बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ A को, क्योंकि पावर सेट ऑफ A क्या चीज है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ A, ठीक है। और जो X है यानी कैपिटल X है वो सबसेट है A का, तो मैं लिख सकता हूं इस तरह से। तो यहां देखते हैं स्टेटमेंट क्या दी गई है, पी ए इक्वल है पी बी के। तो मैं ये लिख सकता हूं कि कैपिटल X ऑल्सो बिलोंग्स टू पी बी, ठीक है। उसी के साथ अगर कैपिटल X पी बी को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि कैपिटल X ऑल्सो सबसेट ऑफ B, ठीक है। और अगर कैपिटल X सबसेट है B का तो जाहिर सी बात है कि जो X के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो B के अंदर भी होंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि स्मॉल x ऑल्सो बिलोंग्स टू B। तो हमने शुरू किया था कहां से, x बिलोंग्स टू A से, यानी एलिमेंट x बिलोंग कर रहे थे A से, और फाइनली हम पहुंचे कहां पर, स्मॉल x बिलोंग्स टू B। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि A इज अ सबसेट ऑफ B। उसी तरह से हमें क्या प्रूव करना है, B इज अ सबसेट ऑफ A। तो B को प्रूव करना है तो मैं शुरू करूंगा कहां से, x बिलोंग्स टू B, ठीक है।
एंड कोई सेट ले लेता हूँ y, कैपिटल Y, यहाँ y ले लेता हूँ मैं, स्मॉल y, क्योंकि यहाँ x लिया मैंने। स्मॉल y बिलोंग्स टू B एंड कैपिटल Y एंड स्मॉल y belongs to capital Y, where this capital Y is a subset of B। ठीक है, अब बिल्कुल पीछे वाले की तरह चलेंगे, पिछले वाले की तरह, कि y अगर सबसेट है B का तो y एज अ एलिमेंट बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ B को। ठीक है, और अगर y बिलोंग्स कर रहा है एज अ एलिमेंट पावर सेट ऑफ B, तो y बिलोंग करेगा किसको, पावर सेट ऑफ A को भी, क्योंकि ये दोनों बराबर है, PB और PA। इससे आगे देखते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो y है वो सबसेट होगा किसका, A का। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि जो स्मॉल y के एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करेंगे A को। तो हमने शुरू किया था स्मॉल y बिलोंग्स टू B और पहुंचे किस पे हैं, स्मॉल y बिलोंग्स टू A, तो हम लिख सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ A। तो क्योंकि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, तो मैं कह सकता हूं कि A इज इक्वल्स टू B। ठीक है, इस तरह से शो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोल रहा है, इज इट ट्रू फॉर एनी सेट A एंड B, पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B, जस्टिफाई योर आंसर। आइए देखते हैं। तो हमें ये प्रूव करने के लिए या ये देखने के लिए कि ये इसके बराबर है या नहीं, हम देखते हैं कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पावर सेट ऑफ A यूनियन B के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, और फिर देखेंगे क्या ये बराबर हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि A के अंदर दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी n ऑफ A इक्वल्स 2। ठीक है, एंड n ऑफ B इज ऑल्सो इक्वल्स 2। सेट A और सेट B में दोनों में दो दो एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, मैंने आपको बताया था कि कितने होते हैं, 2 रेज़ टू दी पावर m। ठीक है, m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर कितने होंगे, 2 रेज़ टू दी पावर 2। ठीक है, उसी तरह से n ऑफ पावर सेट ऑफ B कितना होगा, 2 रेज़ टू दी पावर 2 यानी 4। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, यानी n ऑफ पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B क्या होगा, 4 और 4 कितने हो गए, 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हुए, 8। ठीक है, ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड की बात। राइट हैंड साइड में देख लेते हैं। तो A यूनियन B, अगर A के अंदर दो एलिमेंट है और B के अंदर दो एलिमेंट है, तो A यूनियन B के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 4, यानी n ऑफ A यूनियन B क्या होगा, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे।
तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, यानी n ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है, यानी कितने हुए 16। तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है और राइट हैंड साइड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 16 है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों तो बराबर हो नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, हमें प्रूव करना है कि ए इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। एक्चुअली 8th क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ और सेम उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी होगा। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो हमें प्रूव करना है कि जो ए है बराबर है इसके, यानी अगर ये दोनों सेट यानी ये सेट और ये सेट बराबर है, तो अगर हम ये प्रूव करें कि ए इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट एंड दिस इज अ सबसेट ऑफ ए सेट, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि लेट स्मॉल एक्स इज एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 2 सेट है हमारे पास ए और बी, तो हो सकता है x बिलोंग्स टू बी और ये भी हो सकता है कि x इज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। 2 केस हो सकते हैं, मैं लाइन लगा देता हूं। तो अगर x बिलोंग्स टू b है तो इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू a भी है और b भी है, यानी जो x एलिमेंट्स है वो कॉमन है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो x है वो बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b को भी, ठीक है ना, a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करेगा। उसी तरह से अगर x b के इक्वल नहीं है तो मैं लिख सकता हूं कि x बिलोंग करेगा a माइनस b को, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया कि x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b को और x बिलोंग कर रहा है a माइनस b को। अगर मैं इनका यूनियन कर दूं तो x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b को, ठीक है। तो हमने शुरू किया था क्या मानकर कि x बिलोंग्स टू a और एंड कर रहे हैं x बिलोंग्स टू दिस सेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, यानी a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। तो ये तो हुई लेफ्ट हैंड साइड की बात, मैंने प्रूव कर दिया a सबसेट है इसका। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये बराबर है इसके, तो मैं मान लेता हूं एलिमेंट y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, ठीक है। तो अगर y एलिमेंट इसको अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि y या तो बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b को और या फिर बिलोंग करेगा y a माइनस b को, ठीक है। अगर a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है तो y बिलोंग करेगा a को भी और b को भी, और मुझे चाहिए a, तो y बिलोंग करेगा a को, ये लिखना जरूरी है। वैसे b को भी बिलोंग करेगा, इधर देख लेते हैं। इसका मतलब भी ये है कि y बिलोंग कर रहा है a को एंड y इज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो हमें जो चाहिए था हमने वो लिखा है केवल, ठीक है, y बिलोंग्स टू a। तो इससे हमें क्या प्रूव हुआ, इससे ये प्रूव हुआ, हमने शुरू किया था यहाँ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b सबसेट होगा किसका, a का।
तो यहाँ पर हमने प्रूव किया था A इज अ सबसेट ऑफ दिस, और यहाँ पर हमने प्रूव किया दिस इज अ सबसेट ऑफ A। तो हमने प्रूव कर दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो अब मैं लिख सकता हूँ दैट्स वाई A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी है, उसके अंदर भी ऐसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेंगे और प्रॉपर्टी यूज करेंगे यूनियन इंटरसेक्शंस की और सॉल्व करेंगे। तो आगे देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स शो दैट A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल्स A। तो पिछले क्वेश्चंस की तरह ही इसे हम करेंगे, पहले राइट हैंड साइड लेंगे, उससे प्रूव करेंगे कि ये सबसेट है A का, फिर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उससे प्रूव करेंगे कि ये सबसेट है इसका। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये सबसेट है इसका, तो मैं सबसे पहले क्या लूंगा, लेट x बिलोंग्स टू दिस सेट, यानी A यूनियन A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो x बिलोंग कर रहा है A को, जब भी यूनियन लगा हुआ है इसका मतलब या तो, ठीक है, या तो ये या फिर ये। तो या तो x बिलोंग कर रहा है A को, और या फिर x बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B को। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो x बिलोंग कर रहा है A को, तो इसको देख के मैं बोल सकता हूं कि ये जो है, यानी ये जो है वो सबसेट है इसका। राइट हैंड साइड में देखते हैं, x बिलोंग कर रहा है अगर A इंटरसेक्शन B को, इसका मतलब है x A में भी है और B में भी है, यानी कॉमन एलिमेंट है। मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू A एंड ऑल्सो x बिलोंग्स टू B। हालांकि मैं इंटरेस्टेड इसके अंदर हूँ कि x बिलोंग्स टू A। तो हमने शुरू किया था x बिलोंग्स टू इससे, ठीक है, और हम खत्म कर रहे हैं x बिलोंग्स टू A से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेट A यूनियन A इंटरसेक्शन B वाला है वो सबसेट होगा A का, ठीक है। उसी तरह से अब राइट हैंड साइड वाली टर्म ले लेते हैं, y ले लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू A। यहाँ पर दो सेट है A और B, ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि y बिलोंग करेगा A यूनियन B को भी, ठीक है ना। y B में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन A यूनियन B में तो हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y बिलोंग्स कर रहा है A को, ये तो हमें पता ही है। तो इसे मैं यूं भी लिख सकता हूँ, क्योंकि y बिलोंग्स कर रहा है A को, तो मैं लिख सकता हूँ कि A इंटरसेक्शन A यूनियन B से भी बिलोंग करेगा y, ठीक है, क्योंकि y इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन है, ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और इसके बाद मुझे पता है कि जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करती है। इसका मतलब ये है कि मैं इंटरसेक्शन साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ अंदर, यानी मैं लिख सकता हूँ A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B। ये y बिलोंग कर रहा है इसको भी, और इसका मतलब क्या है, A इंटरसेक्शन A क्या हुआ, एलिमेंट A, सेट A यूनियन, इसे एज इट इज लिख देंगे A इंटरसेक्शन B को, ठीक है। तो हमने शुरू किया था y बिलोंग्स टू A से और खत्म कर रहे हैं y बिलोंग्स टू दिस सेट। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो A है वो सबसेट होगा A यूनियन A इंटरसेक्शन B का भी होगा। तो इससे मैं बोल सकता हूँ कि A और सेट A यूनियन A इंटरसेक्शन B दोनों बराबर सेट होंगे, ठीक है।
तो 10th क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है शो दैट A intersection B equals A intersection C need not imply that B equals C। तो B equals C कब होगा? जब मैं बोलूंगा B सबसेट है C का और C सबसेट है B का, यानी ये दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूं कि B बराबर होगा C के। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो मैं पहली कंडीशन ले लेता हूं कि मैं मान लेता हूं कि B सबसेट है C का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं मान लेता हूं लेट x बिलोंग्स टू B। तो इसका मतलब क्या है, x either belongs to A intersection B or x belongs to is not belongs to A intersection B, ठीक है। तो यहां पर दो कंडीशन बन सकती है कि अगर x के जो एलिमेंट है x, ये अगर कॉमन एलिमेंट है और b के अंदर तो ये वाली कंडीशन आएगी, और अगर नहीं है तो x नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। अब आगे बढ़ते हैं। अगर x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B है तो इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C होगा, ऊपर स्टेटमेंट में दिया गया है B इक्वल्स टू C, ठीक है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा कि x बिलोंग करेगा C को भी, क्योंकि कॉमन एलिमेंट है x A और C के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ शुरू किया था x बिलोंग्स टू B से, खत्म कर रहे हैं x बिलोंग टू C से, तो मैं बोल सकता हूँ कि B इज अ सबसेट ऑफ C। उसी तरह से इस तरफ देख लेते हैं, x नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन C, इसी तरह से x नॉट बिलोंग्स टू C, उसी तरह से B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। तो यहां पर मुझे दो कंडीशंस मिल गई है, ठीक है। B इज अ सबसेट ऑफ C एंड B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, ठीक है। ये तो हुई बात जब मैंने ये जानना चाहा कि B सबसेट C का है या नहीं। अब देख लेते हैं C सबसेट B का है या नहीं, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, लेट x ले लूंगा, y ले लूंगा, y इक्वल्स y बिलोंग्स टू C, ठीक है। अगर y C को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो बिलोंग करेगा या तो A इंटरसेक्शन C को, और या फिर वो बिलोंग नहीं करेगा A इंटरसेक्शन C को, ठीक है। अगर बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन C को तो इसका मतलब ये है कि A इंटरसेक्शन B को भी बिलोंग करेगा स्टेटमेंट से, और अगर नहीं कर रहा है तो वो A इंटरसेक्शन B को बिलोंग नहीं करेगा। और अगर ऐसा है तो y कॉमन एलिमेंट्स होंगे A और B के बीच में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये B को भी बिलोंग करेगा, उसी तरह से ये B को बिलोंग नहीं करेगा। तो यहां से मुझे पता चला कि y C के अंदर भी था, y B के अंदर भी था, इसका मतलब C हुआ सबसेट B का, और यहां से C सबसेट नहीं हुआ B का, ठीक है। तो जब ये दोनों कंडीशंस मिलेंगी, यानी B इज अ सबसेट ऑफ C एंड C इज अ सबसेट ऑफ B, तब मैं बोल सकता हूं कि हाँ B बराबर होगा C के। लेकिन और कोई भी कंडीशन मिलती है, यानी B सबसेट है C का और C सबसेट नहीं है B का, ठीक है, तो हम नहीं बोल सकते कि B बराबर होगा C के, ठीक है। इसी तरह से इसको ले लेंगे तब भी हम नहीं बोल सकते, या इसको ले लेंगे तब भी हम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो केवल एक कंडीशन है, जब B सबसेट हो C का और C सबसेट हो B का, तभी हम बोल सकते हैं B बराबर होगा C के, ठीक है। क्या क्या इंप्लाइज करता है, इंप्लाइज का साइन लगा देना आप,
ठीक है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन कर लिए हमने, तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 स्टूडेंट्स फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफी and 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. तो वो स्टूडेंट जो टी या कॉफी किसी को भी नहीं ले रहे हैं वो कौन से स्टूडेंट होंगे? अगर मैं उन स्टूडेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दूं जो एटलीस्ट कोई एक ड्रिंक ले रहे हैं तो मैं निकाल सकता हूं वो बच्चे जो कुछ भी नहीं ले रहे। ठीक है ना, क्योंकि वो बिल्कुल उसका उलट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद 150 स्टूडेंट्स गिवन है जो टी को लाइक करते हैं। मैं लिख लेता हूं इसको, एन ऑफ टी से कितने स्टूडेंट्स हैं 150। उसी तरह से कॉफी लाइक करने वाले कितने हैं 225, और 100 ऐसे हैं जो दोनों लाइक करते हैं, यानी टी इंटरसेक्शन सी वाले। तो जो मुझे डेटा गिवन है इस डेटा से मैं वो निकाल सकता हूं, यानी वो बच्चे निकाल सकता हूं जो एटलीस्ट कोई एक ड्रिंक पीते हैं, यानी टी यूनियन सी। ठीक है, तो टी यूनियन सी का क्या मतलब होता है, ये बराबर होता है एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी और टी इंटरसेक्शन सी बराबर। वैल्यूज रखता हूं, टी लाइक करने वाले 150, कॉफी वाले 225 एंड 100 वो है जो दोनों लाइक करते हैं। तो 125 एंड 150 275। तो 275 बच्चे ऐसे हैं जो एटलीस्ट कोई एक ड्रिंक तो पीते ही पीते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो मेरे पास वो बच्चे आ जाएंगे जो कोई भी ड्रिंक नहीं पीते हैं, यानी मुझे निकालना है क्या एन यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ये वो स्टूडेंट है जो एटलीस्ट कुछ ना कुछ पीते हैं। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो मेरे पास वो बच्चे आएंगे जो कुछ भी नहीं पीते हैं, ना तो टी पीते हैं ना कॉफी। तो एन टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होगा यूनिवर्सल सेट में से इसे माइनस कर देंगे, माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी। ये मतलब हुआ इसका। तो यूनियन टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने 600 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से अगर 275 मैं माइनस कर दूं यानी 400 एंड 325 तो बचे कितने 325 ऐसे बच्चे जो ना तो टी पीते हैं और ना कॉफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 like B, 29 like product C. And if 14 people like A and B, 12 people like C and A, and 14 likes B and C, and 8 likes all three products, then find how many people like product C only. तो देखते हैं कैसे करेंगे। हमें गिवन क्या क्या है कि 21 people like product A, यानी N of A क्या हुआ 21। उसी तरह से n ऑफ b कितना है 26। n ऑफ c कितना है, यानी c को लाइक करने वाले 29। उसके बाद 14 पीपल लाइक a एंड b, यानी n ऑफ a इंटरसेक्शन b 14, 12 like C and A, n of C intersection A is 12, and 14 like B and C, B intersection C is
14। ठीक है, तो इसे सबसे पहले तो मैं वेन डायग्राम में बना लेता हूँ। ठीक है, ये हुआ प्रोडक्ट ए, ये हुआ प्रोडक्ट बी और ये हुआ सी। इसके अलावा क्या बोल रहा है वो, 8 लाइक्स ऑल 3 प्रोडक्ट्स, यानी n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आर 8, यानी ये जो मिडल पोर्शन है ये 8 का है। तो सबसे पहले तो मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ पोर्शंस की, ताकि थोड़ा इजी हो जाए। C D E F G, ठीक है। अब देखते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितना है, 8, यानी ये तो है 8, E इक्वल्स हो जाएगा 8 के। उसके बाद देखते हैं B इंटरसेक्शन C है 14, B इंटरसेक्शन C है 14, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये है 14 का। 14 में से 8 एलिमेंट यहाँ पर है, तो यहाँ कितने बचे, 6। ठीक है, उसी तरह से C इंटरसेक्शन A में 12 एलिमेंट है, C इंटरसेक्शन A यानी ये वाला पोर्शन, इसमें 12 एलिमेंट है, तो 8 यहाँ पर है, तो यहाँ कितने बचे, 4। उसी तरह से A इंटरसेक्शन B में 14 एलिमेंट्स है, 14 में से 8 इधर है, तो यहाँ कितने बचे, 6 एलिमेंट्स। ठीक है, अब बाकी का देख लेते हैं। C के अंदर टोटल 29 एलिमेंट्स है, यानी इसके अंदर टोटल 29 एलिमेंट्स है, तो यहाँ हुए 6, ये हुआ 4, 10, 10 एंड 8, 18। तो इस पोर्शन में तो 18 एलिमेंट आ गए। ठीक है, और टोटल C के अंदर है 29, तो बचे कितने, 11। ठीक है ना, देख लेते हैं। 29 में से अगर मैं 18 माइनस करता हूँ तो 9, 10, 11 बचे। उसी तरह से A पोर्शन में कितने बचे, A में टोटल 21 है, तो यहाँ 6 एंड 4 हुए 10 एंड 18, 19, 20, 21, तो यहाँ कितने बचे, 3 एलिमेंट्स। उसी तरह से B में चेक कर लेते हैं। B के अंदर टोटल 26 एलिमेंट है, तो 6 एंड 6 12 एंड 8 20, तो यहाँ कितने बचे, 6 एलिमेंट्स, 26 है ना टोटल। ठीक है, तो हमसे पूछा था फाइंड हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट C ओनली, यानी हमसे वो पूछ रहा था केवल इस पोर्शन के बारे में। ठीक है, और इस पोर्शन में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6। तो people like C only are 6। ठीक है, इसी तरह से आपको किसी भी क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाता है कि बताइए A और B को लाइक करने वाले कितने, इतने, या A और B को लाइक करने वाले जितने पीपल हैं उसमें वो पीपल बताइए जो केवल A और B को लाइक करते हैं और C को लाइक नहीं करते, यानी फिर ये वाला पोर्शन आ जाता 6। ठीक है ना, इसी तरह से किसी के बारे में पूछे, किसी भी पोर्शन के बारे में, अब आराम से हम निकाल सकते हैं। तो ये हुए सभी 16th क्वेश्चन। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने पहले थ्योरी की, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए, वो क्वेश्चंस जो उस थ्योरी से रिलेटेड है, ताकि आपकी थ्योरी एकदम स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से अब हम करेंगे इस चैप्टर को क्लोज, और फिर नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, वो होगा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो जब तक के लिए थैंक यू।